हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा नया टॉपिक है। दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, वॉइस प्रॉपर आ रही है, राइट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, बहुत बहुत जितना बोलूँ उतना कम है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 101% देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनकर आए, राइट। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं आपको बता देते हैं कि देखो, हम काफी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, यस। सो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट डॉक्ट्रिन इंडोर है, कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन इंडोर है, ये काफी सारे 3-4 लॉ हैं, उनको डिस्कस किया, बट मैं उनको सेपरेट डिस्कस करूंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं। मीनिंग है, डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, फीचर्स क्या है, पर्पसेस क्या है, फॉर्मेट क्या है, कंटेंट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मेन जो आज हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि भाई मतलब क्या होता है इसका, फीचर्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़े जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की फॉर्मेशन तक हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ जी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो स्टेप है ये हमने डिस्कस कर ली है कि सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद मेरा इनकॉर्पोरेशन होता है, देन उसके बाद मेरी कैपिटल को मेरे को रेज करना होता है, देन कमेंसमेंट का पॉइंट आता है। यहाँ पर एक पॉइंट था कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम मुझे कुछ एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम वैसे भी सेपरेट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दिस इज द प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करा। तो वन बाय वन ये चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 7, 8, 9। किसी की बुक में 6, 7, 8, कुछ इस नंबरिंग का से कोई मैटर नहीं है, कंटेंट जो आपसे मैच होना चाहिए आपकी बुक से, राइट। समझ पा रहे हैं, ओके। स्टार्ट करें फिर, चलो जी। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हाँ जी आपकी कंपनी बन रही है तो क्यों बन रही है, राइट। हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस देनी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप क्या है +2 क्लियर करके आए हैं, ठीक है। +2 क्लियर करके आए हैं तो आपने +2 क्लियर किया, +2 की जो डीएमसी होने वाली है उसके अंदर आपके मार्क्स होंगे। और मार्क्स तो देखो सबके होते हैं, बट आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो डीएमसी एक्सप्लेन करेगी कि आप मेडिकल से थे, नॉन मेडिकल से थे, कॉमर्स से थे या फिर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से थे। समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है कि हाँ जी आपने अभी तक अपना करियर किस में मेंटेन किया, है ना। कुछ इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उसके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी, कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर है, कितनी कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इवन आपकी कंपनी का नाम क्या है, इवन आपकी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है। मींस की मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की एक बाउंड्री लाइन सेट कर देती है, ठीक है। और उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही आपको क्या करनी है, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। समझ में आया। ये तो समझ में आ गया कि मैम बिजनेस की बाउंड्री मीन्स की आउटलाइन सेटअप की जा रही है कि आपका रिलेशन किसके साथ है, कितना है, कैसे है, ये सभी होगा। बट जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मेंशन होता है कि मेरा किस ऑब्जेक्टिव को लेकर मैंने अपने बिजनेस को सेटअप किया है, ये मेरा मेमोरेंडम में होता है। तो मैम आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, सुनो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ मैं। आर्टिकल में क्या होता है, मेमोरेंडम पहले होता है बेटी, ध्यान से सुनो, मेमोरेंडम की जो लेयर है वो ऊपर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से मुझे अचीव करना है, कि क्या एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूं, क्या किन किन गतिविधियों को करूं जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे इजीली अचीव हो सके, ये एक्सप्लेन करता है कौन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो भाई बाहर वाले लोगों के साथ रिलेशन क्या है वो भी बताता है। मेमोरेंडम ये भी बताता है कि भाई आपकी लिमिट कितनी है, कि बिजनेस कहाँ तक अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है, कितना फैला सकती है, ठीक है। अब उस काम को किस तरीके से करना है, मींस की इंटरनली रूल रेगुलेशंस कहाँ होते हैं, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं।
समझ में आया? इसी वजह से बोला गया है कि हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, आई होप सबने ये पॉइंट आपने डिस्कस किया, वैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है कि मेमोरेंडम क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, बट फिर भी अब ये चैप्टर है, इन डेप्थ में तो डिस्कस करना पड़ेगा। ये लाइन पढ़ी थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि व्हाट द गेम इज अबाउट, भाई गेम क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको गेम खेलना है, मैम कौन सा गेम खेलना है, मैंने कहा बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी ले लीजिए। अब वो गेम कैसे खेलना है वो एक्सप्लेन करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मींस कि उस पर्टिकुलर गेम के जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, उसकी दायरा क्या होना चाहिए, किसके कितने प्लेयर कितने होने चाहिए, कौन कहाँ खड़ा होना चाहिए, किसकी क्या पेनल्टी होती है, कौन जैसे कहते हैं ना कि रूल्स होते हैं, ठीक है, फाउल होते हैं, वो 5 फाउल तक ही अप्लाई हो सकते हैं। भाई ये सभी गेम कैसे खेलना है, हाउ टू प्ले इट, ये आपको आर्टिकल बताता है, मेमोरेंडम बताता है कि भाई गेम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आर्टिकल बताएगा, पर गेम के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया? तो देखो मैंने अभी जो जितने भी शब्द यूज किए वो आपके इंट्रोडक्शन और मीनिंग में आने वाले। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड अ चार्टर। चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जस्ट सिंपल एक फॉर्मेट है जिसको क्या करना पड़ता है, कंपनीज को फुलफिल करना पड़ता है। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि जो आपके जो शेयर होल्डर्स है, जो आपकी कंपनी है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, उनकी राइट्स को एक लिमिट, कितना वो काम कर सकते हैं, उनके राइट्स क्या है, कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को कितना यूज कर सकते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, क्या क्या पर अगर वो ऑफिस के पर्पस के लिए कहीं जा रहे हैं ऑफिस का व्हीकल लेकर, क्या वो अलाउड है उनको यूज करना? हाँ जी, ये सभी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, मींस की आपकी ड्यूटी, आपकी प्रिविलेजेस, आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले, क्या क्या राइट्स मिलने वाले हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दैट्स अ रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। समझ में आया? इट रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट जो कि डिफाइन करता है द प्रिंसिपल कंडीशंस ऑन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके बेस पर कंपनी बनी है। भाई कंपनी बनती क्यों है? क्योंकि हमारा एक, मान लो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा कि मेरे बिजनेस को ना मुझे वाइड एरिया पे लेके जाना है, मींस कि मेरे को एक्सपेंशन करना है। अभी फिलहाल मैं मेरे स्टेट में कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करनी है, फिर मैंने कहा कि मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, फिर मैंने कहा मेरा इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। जो मेरा दायरा क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वो उसके बेसिस पे, जिस बेसिस पे मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन दैट मीन्स सेटअप हुई है मेरी कंपनी, उसके उसको उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी कंडीशंस को ये डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट, कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, ये डिफाइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के अंदर, कि जो हमारी कंपनी होती है, जस्ट अ सेकंड, जो हमारी कंपनी होती है वो क्या है, जो कंपनी होती है उसके अंदर हमारे पास ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट होते ही होते हैं। ये ड्यूटी वाला पॉइंट आ गया, मैं आपको एक शो पॉइंट दिखा रही थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये रहा, कि जरूरी है एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन से हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट बच्चे आपके पास ये मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, एंड आपके प्रमोटर्स की डिक्लेरेशंस है। बट इस ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव जब तक पता नहीं होगा, कोई भी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो आपको अप्रूवल नहीं देने वाली। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो चलो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द मेन पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड अदर डीलिंग विद द कंपनी अबाउट द स्पेयर ऑफ द कंपनी बिजनेस। मींस कि कितना एरिया है, कितनी कितनी बाउंड्री है, वो एक्सप्लेन करता है। इट मींस एक्सप्लेन द बाउंड्री वर्क विद इन विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी कन्फाइंड, जिसके अंदर कंपनी की सभी एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेगी, आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि जो मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम क्या बताता है, एक आपको बाउंड्री बताता है कि हाँ जी आप कितनी बाउंड्री के अंदर रहकर आप अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक दायरा जिसे हम कहेंगे। डेफिनेशंस क्या की गई है लॉर्ड मैकेनिन के अकॉर्डिंग, कि जो पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या है, अनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज who deal with the company to know the permitted range of the enterprises। मींस कि उन सभी को पता होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी पर्सन आ गया, शेयर होल्डर आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, उसे पता होना चाहिए कि उस कंपनी की, उस एंटरप्राइजेस की
क्या पर्टिकुलर रेंज है, क्या बाउंड्री है, क्या एक लिमिट है, वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो डेफिनेशन का समझ में आया? समझ में आया। चलो तो फिर ये लिख लेना, ठीक है। वही बात एकदम से रिपीट हो रही है। अभी आगे जो आएगा वो जो अभी हमने समझा है उसको हम बाइफरगेट करते हैं कि फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब पता है सबको? अगर नहीं पता फिर भी बता देती हूँ। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं। शेयर होल्डर तो वो होते हैं जो कंपनी के अंदर फिलहाल अभी कौन है, मेंबर्स है। बट स्टेक होल्डर क्या है, अभी मेंबर नहीं है बट कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि जिनकी जिससे कंपनी के डिसीजन लेने से उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पे बैंक हमारा स्टेक होल्डर बन जाएगा कि कंपनी का डिसीजन कुछ और हुआ तो इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन का कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट हो गई, ये सारे के सारे जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स, जो कि कंपनी के डिसीजन से उनको फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कंपनी का चार्टर है, ये डिटरमाइन करती है लिमिट को। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाई was the memorandum of association is introduced। भाई क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सिंपल सी बात है, मैंने कंपनी बनानी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, कोई XYZ कोई भी कंपनी है, मुझे उस कंपनी को बनाने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव था। अब देखो आपको एक फीचर बताई थी कि जो कंपनी होती है और जो उसके मेंबर्स होती हैं दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। हमने डेफिनेशन में बहुत बार डिस्कस किया है ना। देखो मैंने हर चैप्टर करवाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर करवाया है, थर्ड चैप्टर जिसके अंदर हम कंपनी टाइप ऑफ कंपनी किया था, हमने प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस, हर एक चीज में ये चीजें मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हाँ जी सब चैप्टर कंप्लीट है हमारे इन डेप्थ में क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था कंपनी क्या एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीन। ये हम लास्ट काफी 5 से 6 चैप्टर से लगातार करते आ रहे हैं, डेफिनेशन हर चैप्टर में कर रहे हैं। यहाँ का मतलब क्या है कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर्स है दोनों के दोनों अलग अलग है। तो मेमोरेंडम को सबमिट करवाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मेंबर्स है और जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो दोनों अलग अलग है। कंपनी का नाम चलने वाला है जब ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, जब ये सेटअप हो जाएगी, है ना। तो डिफाइन द कंपनी नेम एंड देयर इज अ नेचर्स, इसको एस्टेब्लिशमेंट करना जिससे कि उसकी आइडेंटिटी का मार्केट में पता चले कि हाँ कंपनी ये नई आई है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट मिलने वाला। ठीक है, प्रोटेक्ट द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है कि जो जिन्होंने कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करनी है या करनी होगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि जिन लोगों से मैंने पैसे लिए, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ये कंपनी है, लोगों ने मेरी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना कि जो पैसे आए हैं उसका मैं प्रॉपर यूज करूं। जो मैंने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था कि हाँ जी आपके पैसे को यहाँ यूज किया जाएगा, मैं वही यूज करूं और इवन उनको टाइमली डिविडेंड दूं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज मैं एक्सप्लेन करती रहूं, हर चीज में पब्लिकली शो होता रहे, जिससे कि मेरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और लोगों का जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिनको हमें पैसा देना है उन्हें बोला जाता है क्रेडिटर्स, तो उनका ट्रस्ट हम पर बना रहे, राइट। तो दैट्स रीजन यहाँ पे लिखा गया है प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट जाता है डिफाइन द कंपनी ऑपरेशंस। कंपनी क्या ऑपरेट करने वाली है, व्हाट द कंपनी टू डू, क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली है, ये सब चीज मेमोरेंडम होता है। क्योंकि क्या नहीं करने वाली है वो बाउंड्री के बाहर वाला पोर्शन है और जो क्या करेगी वो कंपनी बाउंड्री के अंदर वाला पोर्शन। ये एरिया क्या है जहां पे कंपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करेगी। तो कंपनी कैन एंड कंपनी कैन नॉट टू डू। समझ में आ रहा है? ओके, प्रोवाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क दैट मींस ये डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली दिखाई दे रहा है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो इस मेमोरेंडम के साथ कंपेयर करेंगे कि हाँ जो कंपनी ने किया है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कंपनी उसके लिए खुद लायबल होगी, खुद पर्सनली लायबल होगी, राइट। दैट्स रीजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो हर एस्पेक्ट से जरूरी है। कंपनी की आइडेंटिटी दिखानी है, स्टेक होल्डर्स का प्रोटेक्शन करना है, इवन मैं कहूँ कि कंपनी की बाउंड्री बताइए कि क्या करने जा रही है, अगर कुछ गलत कर देती है। क्योंकि हर चीज अगर रिटर्न में होगी, मान लो मैंने कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने ऑरली किसी से कहा कि हाँ मैं 2 साल के बाद तुम्हें पैसे दूंगा, कोई लिखा पढ़ी में कोई मतलब कागजी कार्रवाई नहीं की मैंने, 2 साल के बाद मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई नेक्स्ट पर्सन को तो नुकसान हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मींस कि दैट्स द रीजन कि हम सभी चीजों को क्या करते हैं, हम रिटर्न में करते हैं। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तभी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज नो अबाउट द कंपनी। ये कंपनी के बारे में हर चीज एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? ओके, फीचर्स क्या है?
जो भी समझाया, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, डिफाइन करती है स्कोप को, लीगल बाइंडिंग हो जाती है। और जैसे ही कंपनी, देखो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, अभी भी फिर डिस्कस कर ले, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बार रिपीटेड होंगी, ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि तुम वही रिपीटेड स्टूडेंट होंगे मेरे पास, राइट। तो दैट्स रीजन मैं हर एक चीज को बार बार रिपीट करने के लिए प्रॉपर रेडी हूँ, बट आप पढ़ो जितना हो सके, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जब भी कभी पर्सन और ये जो कंपनी, पर्सन इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट तभी कर सकेगा जब ये लीगली एग्जिस्टेंस में होगी। लीगली एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में वर्किंग में होगी, इसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कि हाँ जी अब तुम कंपनी की ट्रांजेक्शन्स, कंपनी की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, तभी इसमें करेगी। और जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, इससे पहले कंपनी मान लो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अगर इसके साथ किसी ने भी डीलिंग की तो कंपनी इस चीज के लिए लीगली बाउंड नहीं होगी। कंपनी लीगली बाउंड कब होगी कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगी या तुमने मेरे को पैसे देने हैं या समथिंग कुछ भी, वो तभी होगी जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जब कमेंसमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट मिल गया होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल चुका होगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट सभी देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल करवाया जाता है, तभी तो लोग यहाँ पर हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में सभी चीजें मेंशन होती है, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं उस पूरे प्रोस्पेक्टस को देखकर, अब मेरे को मान लीजिए मेरे को पैसे रेज करने थे, कंपनी क्या कर रही है, जस्ट अ सेकंड, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को पैसे रेज करने थे, कंपनी को पैसे रेज करने थे, यहाँ है कंपनी और ये है पब्लिक। भाई कोई भी पब्लिक ऐसे थोड़ी ना कोई पैसे इन्वेस्ट कर देगा कहीं पर भी, कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट। स्पेशली इसलिए चाहिए होती है कि लोग अपने डिसीजन को एनालिसिस कर सके कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू किया है, और उस प्रोस्पेक्टस में आपके मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन सब की भी डिटेल होती है, ठीक है, कंपनी बनी क्यों है, कंपनी इन चीजों को कैसे अचीव करेगी, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जाता है कि आपका पर्पस क्या होता है। देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पॉइंट्स है ना, फीचर्स एंड पर्पस, ये थोड़ा सिमिलर से हैं, क्योंकि कंपनी के पर्पस में क्या है, मेमोरेंडम क्यों दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया ना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताना है, क्लियर कट शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि भाई उसकी लायबिलिटी क्या है और कंपनी की उसके प्रति क्या लायबिलिटी है, राइट, क्या रहने वाला है, कैसे डिसीजन लेने वाला है, डायरेक्टर और मैनेजर्स क्या करने वाले हैं, कंपनी की लिमिट को डिसाइड करेंगे, इवन कंपनी की कितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए, लीगल प्रोटेक्शंस होती है कि कहीं इन केस कंपनी गलत काम कर देती है या फिर जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वैसे ना करके कहीं और तरीके से कर रही है, सो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के जो पैसे का यूज अलग तरीके से कर रही है, कुछ भी हो सकता है जो जिसके कारण जो कंपनी के जो पर्सन है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, अगर उनके इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है, तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि हाँ जी कंपनी कर क्या रही है और क्या होना चाहिए था, उसको कंपेयर किया जाएगा और लोगों के जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अनऑथराइज जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करने वाली है कंपनी, उनको भी देखा जाएगा, उनसे प्रिवेंट किया जाएगा, राइट। ट्रांसपेरेंसी को तो ये सामने लेकर आती ही आती, समझ में आया, समझ में आया। फॉर्मेट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है कि देखो कंपनी के अंदर ना किसी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, ठीक है, ABCD के नाम से। जैसे आपकी क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके जैसे कि हमारे टाइम में क्या होता था, स्कूल के अंदर एक ही क्लास के अंदर 100-150 बच्चे आराम से होते थे, तो हमारे कम से कम 4 सेक्शन होते थे, और उन 4 सेक्शंस के अंदर 30, किसी के अंदर 30 स्टूडेंट, किसी के अंदर 40 स्टूडेंट, उस तरीके से बायफरगेट किया हुआ था। और बायफरगेशन भी काफी तरीके से होती है, फिलहाल जहां पर अभी फिलहाल स्टडी चल रही है वहां पर भी वैसे ही बायफरगेशन किया गया। तो इस तरीके से मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि बच्चों आपकी कंपनी कैसी है। हमने टाइप ऑफ कंपनी में डिस्कस किया था कि जो कंपनी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो कंपनी की जो लायबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पर 4 है कि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर भी हमारे पास 2 टॉपिक थे कि लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय द गारंटी, एंड देन अनलिमिटेड। उसी को बेस मानकर यहाँ पर अब क्या किया गया है, मेमोरेंडम की फॉर्मेट किया गया कि टेबल 1 किसके लिए है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि टेबल बी क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी है विद शेयर कैपिटल। इनका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगी तो बहुत ज्यादा टाइम यूज हो जाएगा। सो आप इसको पार्ट
सेकंड है आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इजिली मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी की सारी मिल जाएगी, टाइप ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, ये वाला टॉपिक यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया, ठीक है। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी विद नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल, सॉरी कंपनी विद शेयर कैपिटल। इस तरीके से बाइफॉर्केट किया गया 5 टाइप में, और 5 तरीके के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल के हिसाब से आपको यूज करना। तो कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकल कर आया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी की एक बैकबोन की तरह काम करता है, कि कंपनी इसको आधार मान के काम करेगी, इससे बाहर काम नहीं करने वाली है, राइट। समझ में आ रहा है। कंपनी के जितने भी पर्पस है, लीगल आइडेंटिटी है, ऑपरेशन की जो लिमिट्स है, ये एक्सप्लेन करता है ये डॉक्यूमेंट। और इवन ट्रांसपेरेंसी जो है, इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, और रेगुलेटरी जो कॉम्प्लायंसेस है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आ गया कि जो आपको नजर आ रहा है वो मुझे भी नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे आप अगर हमसे ये नोट्स प्रोवाइड लेंगे, नोट्स लेंगे, तो आपको वही नोट्स मिलेंगे जो अभी मैं फिलहाल आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया वो अलग है, जो नहीं पढ़ा, जो तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे वो अलग है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो यहाँ पे अभी फिलहाल पढ़ाया जा रहा है वो एज इट इज, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप अगर नोट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी इसे कहेंगे, जो नजर आ रहा है वही आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जिसके कारण जो ट्रस्ट है ना इन्वेस्टर्स का, वो बिल्डअप होगा, और जो रूल रेगुलेशंस है उनको भी चेकआउट किया जाएगा कि आप उसका फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और ये हर एक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। हर कंपनी, जो भी कंपनी बन रही है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, कैसी भी कंपनी है, उन सभी के लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, एंड देन फाइनली अब हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो। तो अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, इवन ये थोड़ा पार्ट लंबा जा सकता है बट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आपकी जो कंटेंट है, या मैं कहूँ कि मेमोरेंडम का जो आधार है, ये कहते हैं कि किसके क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेन आपके पास, आपके सबसे पहले नेम क्लासेस होने वाले, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव है, यस, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको करेक्ट कर इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, लायबिलिटी क्या है, एंड कैपिटल क्या है, इनके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। ये मीनिंग हो गया कि मेमोरेंडम क्या है, हम लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो बैकबोन, राइट, एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन हमेशा आता है, आप सभी बच्चों का डाउट यही रहता है कि मैम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने इसी तरीके से ये पीडीएफ डिजाइन की हुई कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन ही ना रीजन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जो कि डिस्कस कर ली है, कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का स्कोप, कंपनी का रिलेशनशिप किसके साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। एक ऐसा चार्टेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी की लिमिट को डिफाइन करता है कि हाँ जी आप इस दायरे में रहकर ही काम करेंगे। तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में आ जाता है नेम क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई नाम क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या आप कोई भी नाम रख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ही नाम रखने होंगे। आप कोई ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो कि एक आपकी अथॉरिटी के द्वारा मना किया गया, अथॉरिटी इन द सेंस कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया है कि हाँ जी आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? तो नेम क्लॉजेस का मतलब क्या है कि स्पेसिफाई द ऑफिशियल नेम, कि आपका ऑफिशियल नेम क्या रहने वाला है कंपनी का, जिसके नाम से लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी कंपनी है। अब इनका नाम स्पेसिफाई किया गया जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैंने फ्लिपकार्ट बोला तो आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन शॉपिंग फॉर्म है, ठीक है। अमेजोन बोला है, मिंत्रा बोला है, नाइका बोला है, सारे के सारे अमेजोन के सॉरी शॉपिंग एप्लीकेशंस है, कंपनीज है ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो आपके ऑफिशियल नेम होते हैं, यहाँ पर इनके ये जो मैंने नाम बोले, क्या इनकी एक आइडेंटिटी है अलग अलग, और उसके अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं वो भी अलग अलग है, राइट। मस्ट बी अ यूनिक, क्या सभी अलग अलग नाम है? क्या ऐसा है कि एक कंपनी एप्पल है तो दूसरी भी एप्पल आपको देखने को मिलेगी मार्केट में? नहीं, एप्पल है तो एप्पल ही है, इवन ये प्रोडक्ट अलग अलग निकाल दे बट कंपनी का नाम, हर एक कंपनी का नाम यूनिक होता है।
ठीक है, लॉफुल होता है, कोई भी रूल रेगुलेशंस ब्रेक नहीं करना होता उनको, ठीक है, एंड अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो सारी की सारी डिटेल्स क्या होती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा उसको अप्रूवल दी जाती है, ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लीगल फॉर्मेलिटी व्हाइल नेमिंग अ कंपनी, जब हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ना तो हमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, इवन कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखना होगा कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स कि आपको ऐसा नाम नहीं रखना है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है, मीन्स कि रोका हुआ है, नहीं आप ये नाम नहीं रख सकते, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये बोला गया है कि नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर अ नेम, कोई भी कंपनी जब तक उसका नाम नहीं होगा ना वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। रजिस्टर्ड होने के लिए, अपने आप को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जरूरी है कि उसको नाम रखना होगा। नाम कैसे होना चाहिए, इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि मिसलीडिंग करता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट करूं एप्पल है बट साथ में कुछ और इसमें जोड़ दिया कि एप्पल एक्स कंपनी, एप्पल वाई कंपनी, एप्पल जेड कंपनी, कुछ भी मतलब ऐसे एक आगे नाम रख दिया, तो कहीं ना कहीं आगे एक एप्पल देख के लोग सोचेंगे कि वाह एप्पल कंपनी है, पीछे एक ऐसा मिसलीडिंग का नहीं होना चाहिए कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, भाई ये एप्पल दोनों एक ही है, अलग अलग है, भाई भाई है, क्या मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो मिसलीडिंग ऑफेंसिव आपके नाम नहीं होने चाहिए। मस्ट नॉट बी कंटेन द वर्ड जो कि सजेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग, मींस कि आप ऐसा पीछे नाम भी नहीं लिखेंगे या फिर आगे अपना नाम नहीं जोड़ेंगे कंपनी के साथ जो कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि आप उनको यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप, अगर मैं कहूँ कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में के अंदर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिमिटेड, आप इस तरीके के नाम ऐसे इंडियन ऐसे यूज नहीं करेंगे। अगर आप यूज करें तो एक स्ट्रिक्टली जो जो सीक्वेंस होती है, बहुत ज्यादा मेन अथॉरिटी की पावर लेनी, परमिशन लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ेगी आपको। ये आपको अप्रूवल नहीं है एक नॉर्मल कंपनीज को, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक्सेप्टेबल है। मींस कि ऐसे नाम नहीं होंगे जो कि आप क्या है, मतलब आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी लीडर का नाम अगर मैं आगे जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का लगा लीजिए, महात्मा गांधी जी का लगा लीजिए, ठीक है, भगत सिंह जी का लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे नाम आपको आगे अलाउड या फिर पीछे अलाउड यूज करना एज ए कंपनी के तौर पर अलाउड ही नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे नाम जो कि आपकी पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्मफुल करती, ठीक है। चलो तो फिर देखो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अपना नाम सिमिलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कंपनी है ना वैसा ही रख दिया, तो सिंपल सी बात है लोगों के माइंड में तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे कि सैमसंग है, एप्पल है, को समथिंग अलग अलग नजर आ रही है, बट अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या किया, एप्पल के नाम से कंपनी थी ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है, उस वो जैसे प्रोडक्ट बना रही है, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी एप्पल रख दिया, मैं भी वैसे प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो मैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो रेपुटेशन है उसका मेरा यूज हो रहा है, जो कि गलत बात है। इसने भाई इतनी मेहनत करके रेपुटेशन बनाई और जो नई अभी आई है मार्केट में कंपनी वो उसका फायदा उठा रही है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा, जो पब्लिक को कंफ्यूजन भी तो होगी कि भाई कौन सा रियल एप्पल की कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मुझे लेने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं किसी कंपनी की, एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशंस को हार्म कर रही हूँ या फिर पब्लिक को कंफ्यूजन हो रही है, कुछ ऐसे नाम मेरी कंपनी का रख रही हूँ जो कि टोटली इनएप्रोप्रिएट है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया, समझ में आया। तो सबसे पहले जो नाम के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि आपको ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं रखना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये मना किया गया है कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकते हैं। ओके अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स एंड देयर इज द नेम प्रिवेंशन ऑफ द इनप्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी के नाम के आगे कुछ ऐसे नाम नहीं लिखेंगे जो कि स्पेसिफिक मेंशन है। गवर्नमेंट ने टोटली इनको मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, महात्मा गांधी जी हो गए हैं, ठीक है, अशोक चक्र हो गया है, UN हो गया है, WHO हो गया, वर्ल्ड, ये सारे के सारे इस तरीके के नाम आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जैसे कि महात्मा गांधी ट्रेडिंग कंपनी,
ये अलाउड ही नहीं है भाई, ठीक है। गांधी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड कुछ इस तरीके से हो सकता है, बट प्रॉपर ऐसे महात्मा गांधी तो नहीं अलाउड है, क्योंकि ये एक आपके लीडर को मेंशन कर रहा है। इस तरीके के जो शब्द है, इस तरीके की जो सेंटेंस है, वो टोटली क्या किए गए हैं, रोक लगाए गए हैं, प्रोहिबिटेड किए गए। गॉट इट? ओके जी। नेक्स्ट जाता है यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड। हमें जब अपने नाम, जब हम नाम डिसाइड करते हैं ना कि भाई मेरी कंपनी क्या है और मेरा नाम क्या है, तो जरूरी है ना बच्चे कि आपकी कंपनी के पीछे आप क्या लिखेंगे, या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे या फिर आप लिमिटेड लिखेंगे। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से मतलब क्या है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपकी कंपनी प्राइवेट है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी कंपनी गवर्नमेंट है। और जब भी कभी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये देख के लगाता है कि मेरी कंपनी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा सा सिक्योर होती है एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी के लिए, राइट। तो दैट्स रीजन कि यहाँ पर क्लैरिटी हो जाए, जो शेयर होल्डर्स है जो डीलिंग कर रहे हैं कंपनी के साथ, वो अवेयर हो जाए कि हाँ जी हमारी लायबिलिटी क्या रहने वाली है जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हूँ। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो लायबिलिटीज है वो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, बट पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप शेयर लिमिटेड बाय शेयर में आए तो लिमिटेड बाय शेयर ही रहेगा, जिसके कारण इन फ्यूचर में आपका पैसा क्या नहीं होने वाला कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होगी, किसके लिए, फर्म के कंपनी के लॉस के लिए। क्लियर आ रहा है समझ में? दैट्स रीजन कि जब हम नाम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें अपने नाम के पीछे, किसी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखना नेसेसरी है, जरूरी है। देखिए क्या लिखा, प्राइवेट कंपनी मस्ट इंक्लूड द प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम एंड पब्लिक कंपनी मस्ट बी लिमिटेड एट द एंड। द ऑब्जेक्टिव इज दैट those who deal with the companies are aware that the liability of the member of the company is limited है या unlimited है based on the nature of the company। समझ में आया? ओके जी। नेक्स्ट जाता है कि लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड। आई होप प्राइवेट लिमिटेड बहुत ज्यादा, चलो मैं इनको ना स्टार लगा लेती हूँ जहां पर ये मुझे चेंज करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्टरिंग करनी थी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक थी, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी जिनको प्राइवेट या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। ये वही कंपनी होगी जो कि आपकी चैरिटेबल कंपनीज होगी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होगी। इनके लिए स्पेशल्स क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं अंडर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनी 2013 कि ये अपने नाम के पीछे क्या नहीं लगाएंगे, इनके पास बिल्कुल फ्रीडम है, इनको लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो लिमिटेड लगाए या प्राइवेट लिमिटेड लगाए। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां किस लिए वर्क कर रही है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट, ये कभी भी अपने प्रॉफिट को एज अ पर्सन के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो आगे यूज होता है फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, ये सारे की सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नो एनजीओज है, राइट। तो इनको क्या है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इन शब्दों से भी हमें कई बार पता लग जाता है। आप कभी कभी देखना, कभी किसी के मैगजीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, इवन कभी कभी आपने देखा होगा कि बोर्ड भी लगते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि ये कंपनी ये है, ठीक है, उसके पीछे लिमिटेड लगा हुआ है, या जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने अब आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके पीछे क्या लगा होता है, ठीक है। अब टाटा का तो मैंने बता दिया, रिलायंस का बता देना मुझे, ठीक है। ये काफी सारी कंपनी, उनके पीछे नोट करना कि लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अगर कुछ नहीं लिखा तो दैट मींस वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशंस एंड द पब्लिकेशंस ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब देखो जो आपने नाम को डिसाइड किया है वो जरूरी है भाई, अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इवन उस डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका नाम क्या है। हर एक, जब भी मैं कोई बिल पास करूंगी उस बिल के अंदर, इवन आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, फिर कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, या फिर कहीं से भी आप सामान खरीद के लेकर आते हैं, अब आपको रिसिप्ट मिलती है नहीं मिलती, ऊपर प्रॉपर कंपनी, उस शॉप का नाम, उस कंपनी का नाम जिसमें भी डील करती है, और साथ में जीएसटी नंबर समथिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लिखी होती है।
तो ये आप जब भी कोई बिलिंग लेटर इनवॉइस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली आपको मेंशन करना होगा, डिस्प्ले करना होगा कि भाई मेरी कंपनी क्या है। इवन वेबसाइट पे भी होता है, कॉमन सील भी होती है, नीचे स्टैम्प भी होती है, इवन साइन भी होते हैं यहाँ पे, राइट। तो दैट्स द रीजन कंपनी का नाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, लेटर हेड के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई मेरी कंपनी ये है और मेरी कंपनी कहाँ है, भाई दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है? इंडिया के अंदर है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9876543210 है। समझ में आया? अभी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। ये हो चुका है कि नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिचुएशंस और द रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिलता है ना, तो वहां पर इसको जरूर मेंशन करना पड़ता है। इवन रेंडमली 30 दिन के लिए हम अपने नाम को टेम्परेरी बेसिस पे रख सकते हैं, बट उसके बाद अगर आपको अल्टर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्या लिखा हुआ, द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज वन ऑफ द एसेंशियल क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। मीन्स कि जहां पर मेरी कंपनी बनी है, जिस कंपनी को मैं बना रही हूँ, भाई उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ मेरी कंपनी वर्किंग करने वाली है, कहाँ उसकी जो बिल्डिंग है वो सेटअप होने वाली है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा जी, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि की पॉइंट्स क्या है। डिफाइन द कंपनी लीगल डोमिसाइल। अब मैं अभी अगर आप लोगों के दिमाग में, आपने भी देखा होगा, आपका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होता है कि आप कौन से स्टेट, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, है या नहीं? अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब का बना होगा, हरियाणा से बिलोंग करता है हरियाणा का डोमिसाइल होता है। जिस भी स्टेट से है उसका एक डोमिसाइल होता है, कि वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ जी ये पर्सन इस वाले स्टेट से बिलोंग करता है और इस वाले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पंजाब के अंदर अगर आप रह रहे हैं दूरी के अंदर, ठीक है, दूरी एक डिस्ट्रिक्ट है, या मैं कहूँ पटियाला के अंदर, संगरूर के अंदर, ठीक है, सो वो क्या कर रहा है, पंजाब एक प्रॉपर स्टेट हो गया और उसके अंदर आप इस वाले पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, सो आपको अपने लीगल डोमिसाइल भी क्या करने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे, सेटअप करने पड़ेंगे फॉर द इनकॉर्पोरेशन। दिस क्लॉज स्टेट दैट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी वेयर द कंपनी इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड, जहां पर ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड होने वाली है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होने वाला है, तो जितने भी लीगल मैटर्स होने वाले दिल्ली जुडिक्शंस क्या करने वाले, उसको सॉर्ट आउट करने वाले। ये इसलिए भी जरूरी होते हैं। अगर कोई यहाँ पे डिस्प्यूट्स होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो उसकी कोर्ट ही आपको क्या करने वाली है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मींस कि जिस टाइम आपके पास जो आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम आपको मेंशन करना होगा कि हाँ जी अगर मेरा रजिस्ट्रेशन चेंज हुआ है या समथिंग कुछ ऐसा चेंज करना है मुझे, तो आप इसको होल्ड में रखना, थोड़ा सा लाइटली मेंटेन करना, क्योंकि क्या पता हम बाद में क्या कर सकते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। While be registering a company, the state mention must be mentioned in the memorandum of association. लिखना जरूरी होता है। The exact address is not required initially. स्टार्टिंग में हमें exact एड्रेस की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में हम एक रफली दे सकते हैं कि हाँ जी दिल्ली में इस वाले एरिया पे हो सकती है, बट हमारा प्लान यहाँ पर भी है, पर अभी हम लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर चेंज हुआ तो हम बाद में करें, बट मस्ट बी प्रोवाइड विद इन द 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन के अंदर अंदर जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी ना, मींस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तब उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे बताना होगा कि हाँ जी मेरा प्लेस चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों है मैम कि हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है हमें अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है, मैम ऐसा क्यों जरूरी है? अब आप ये बताओ, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपना एड्रेस फिल करते या नहीं करते? ठीक है, अगर मैंने कहा कि आप इग्नू यूनिवर्सिटी से, जैसे कि बच्चे क्लासेस अपनी कोर्सेज को पूरा कंप्लीट करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पता है क्या उस यूनिवर्सिटी में क्या पैटर्न है कि इवन काफी सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी के भी होंगे, मैं दोनों यूनिवर्सिटीज को भी कंप्लीट, उसको यूनिवर्सिटी को भी कवर कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप अपना मोबाइल नंबर, आपका मेल एड्रेस, इवन आपका प्रॉपर एड्रेस भी देते हैं। क्यों? जो कि आपकी जो डीएमसी है ना, ठीक है,
जो मार्कशीट होती है वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के थ्रू आती है, मींस की विद द हेल्प ऑफ द पोस्ट के थ्रू आएगी। अब आपने अगर उसके ऊपर प्रॉपर नाम, प्रॉपर एरिया मेंशन किया होगा, लैंडमार्क किया होगा कि भाई मेरा घर इसके पास है, ये नजदीक ये दुकान लगती है, ये घर लगता है, या कोई धर्मशाला या कोई होटल है, आप लैंडमार्क लिखते हैं नहीं लिखते? अब उसकी मदद से जो डाकिया होने वाला है, जो आएगा, उसको मदद हो जाएगी कि हाँ जी इसी पर्सन को देनी है। इस वजह से भी रजिस्ट्रार ऑफिस के, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन कि हाँ जी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, गवर्नमेंट का जो कॉरेस्पोंडेंसीज रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, आपके मेन पॉइंट पे पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन हब। दैट मीन्स जो आपने एड्रेस दिया है। क्लियर आ रहा है समझ में? चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये आगे हम पढ़ेंगे अल्टरेशन में, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। Legal compliances and the address on the document. The company must be display the registrar office address on the, अब देखो कोई भी डॉक्यूमेंट है, लास्ट वाला पॉइंट मेरे पास सबका एक जैसे, ठीक है, कि जो आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं वहां पर आप मेंशन करेंगे नहीं करेंगे? जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर क्या था, क्या था, अब मैं उसी एग्जांपल के ऊपर पहुंचती हूँ। क्या ये पॉइंट आया समझ में कि हमारा नेम कैसा होना चाहिए? क्या अब ये भी समझ में आया कि क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसे दिल्ली इंडिया क्यों लिखा हुआ था? समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्लॉज भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यही तो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम कंपनी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें अप्रूवल लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाने की जरूरत है। यस, यू नो, यस, the objective clause is one of the most important clause in the memorandum of associations. It's define the main objective. ये मेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, ये स्कोप डिफाइन करता है कि हाँ जी कितने एरिया के अंदर काम करना है और क्या क्या डिसीजन ले सकती है, कितने रिसोर्सेज यूज कर सकती है, ज्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करना इन्वेस्टर्स का, ज्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करना, जो नेचुरल में जो एग्जिस्टेंस जो आइटम्स है उनका नहीं यूज करना। समझ में आ रहा है? मींस की एक दायरा, जैसे मैंने आपको बताया, एक लिमिट, एक बाउंड्री, एक एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी। कंपनी का पर्पस यहाँ पे कौन डिफाइन करता है? मेमोरेंडम डिफाइन करते हैं। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या होने वाली है, कंपनी किसके लिए क्या है एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, अगर आपने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी को सेटअप किया है तो आप आईटी सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं है कि आप कोई भी अदर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस्टोरेंट आप ओपन कर ले, क्यों? क्योंकि भाई आपने मेमोरेंडम में तो दिखाया था कि आप आईटी सर्विस दे रहे हो और साथ में आपने रेस्टोरेंट का भी काम कर लिया, तो जो कि सरासर गलत है। रेस्टोरेंट का काम आप तब कर सकते हैं अगर आपने अल्टर मॉडिफाइड कर लिया, और मेमोरेंडम को अल्टर करवाना बहुत बहुत मुश्किल है। इवन मैं कहूँ मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल रही, मुश्किल है, लेंथी प्रोसेस है। दैट्स अ रीजन कि अगर आपको कुछ चेंज करवाना होगा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उसके लिए भी। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव मेंशन किया है वही मेन ऑब्जेक्टिव आप क्या करने वाले, परफॉर्म करने वाले। रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज बियॉन्ड द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, आपको वो काम करने के लिए बिल्कुल रोक दिया जाएगा जो कि आपने लिखा ही नहीं है। ठीक है, आपने अगर आईटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोला है तो आप केवल आईटी सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ओपन करें। ठीक है, विद इन अ लीगल बाउंड्री के अंदर ही आप अपने काम को करेंगे। और इवन जैसे कि आप अपने फंड्स का यूज, काफी सारे फैक्टर में हो जाते हैं, जैसे कि आप फंड रेज कर रहे हो तो फंड का वही यूज करें जहां पर उन्होंने जिस पॉइंट के लिए रेज किया था, आप उसको वही यूज करें। अगर कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं और यूज कर रही है कि बिना मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के, तो वो बिल्कुल ही इलीगली है, इवन मैं कहूँ कि इन अप्रोप्रिएट है, जिसके लिए जो मेंबर्स है कंपनी के ऊपर केस भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? एक होता है देखो मेन ऑब्जेक्टिव, एक होता है जो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसे हम कह सकते हैं एक प्राइमरी है और एक हमारे पास क्या है, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो हमें बिजनेस करना है। एंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसे हमें कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि सपोर्ट करता है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को। समझ में आया? अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव को ही सपोर्ट करने वाला काम होगा, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होगा, बट होगा आपकी मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। अगर आपके मेन ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल हट के है
तो वो आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट इवन वो आप ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज इन द ऑब्जेक्टिव क्लास आगे डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये इसी के अंदर आता है। कई बार क्या होता है पता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको जस्ट ओनली ये बोला जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्लास को एक्सप्लेन करो, तो उनके अंदर ये सभी चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये हम मैंने बोला अभी आगे पढ़ेंगे अल्टरेशन में। लीगल कॉम्प्लियंसेस एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, इन्वेस्टर्स की जो प्रोटेक्शंस है, लीगल कॉम्प्लियंसेस है, इंपॉर्टेंट है भाई। रूल रेगुलेशन तो हर जगह फॉलो करने पड़ेंगे, जो लिखा है वही करने नहीं। देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टर्स एंड द स्टेक होल्डर रेफर टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज टू इंश्योर दैट द कंपनी स्टे ट्रू टू इट्स पर्पस। जो कंपनी ने बोला था वो उसी पे रहकर काम करे, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर्पस के लिए उन्होंने फंड रेज किया था उस फंड को वहीं पर यूज करे, राइट वे में यूज करे, अलग ना यूज करे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे लो ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी हो गया। नेक्स्ट जाता है हमारे पास लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या है कि आपकी जो लायबिलिटी है ना बच्चों, वो लिमिटेड रहने वाली है या फिर अनलिमिटेड रहने वाली है। मैम लिमिटेड का मतलब क्या है और हमारे पास अनलिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो एक बाउंड्री है जिसके आपको ये मैंने कहा ना कि आपको बस मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि आप खाना खा रहे हैं तो आपको केवल 2 रोटी खानी है, तो 2 क्या है, लिमिटेड है। शादी में जाते हैं एक तो प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ राइट, प्लेट सिस्टम होता है, एक सिंपल ऐसे ओपनली होता है। प्लेट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्लेट एक पर्सन के लिए है ना, और उसके अंदर जितनी भी वैरायटी है वो आपको मिलेगी। बट यहाँ पे अनलिमिटेड में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो चीज क्या करते हैं, खाना में लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी लायबिलिटी होती है, किसकी होगी कि कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हाँ जी हम अपने शेयर्स पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1000 शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया और एक शेयर की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 रुपये, तो ये है मान लीजिए मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी के शेयर कितने होल्ड किए हुए, 1000, और कंपनी को उसको जब कंपनी पैसे मंगवाएगी इससे तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो होता है कि इसको पता है कि भाई मेरे को अगर कंपनी में लॉस हो गया या कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, कंपनी मुझसे 10,000 तक ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांगेगी। ठीक है, बट यहाँ पर अनलिमिटेड में क्या है कि कंपनी के अंदर लोगों को पता नहीं होता कि इन फ्यूचर में उसको कितनी लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, कितना पैसा कंपनी को देना पड़ सकता है। इवन उनकी जो पर्सनल जो एसेट्स होती है वो भी क्या होने वाली है, यूज हो सकती है। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है? तो ये होता है लिमिटेड, ये होता है अनलिमिटेड। अच्छा, इसमें भी केस बना देते हैं। क्या अगर मान लीजिए इसने कहा है कि मैंने 7,000 ऑलरेडी दे रखे हैं, अभी 3,000 पेंडिंग है, तो इन फ्यूचर जब कंपनी पैसा मंगवाएगी, काफी सारा लॉस है, मान लीजिए इनके यहाँ पे लॉस है 1,00,000 रुपए का कंपनी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1,00,000 रुपए में से इससे भी पैसा मंगवाएगी, भाई इससे केवल 3,000 रुपए मंगवाएगी, क्योंकि ये तो ये क्या कर चुका है, दे चुका है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर ये लायबिलिटी आपको इस तरीके से डिफाइन की गई है कि जो पर्सन है, पर्सन की जो सीमा है, एक्सटेंट टू विच द मेंबर आर लाइबल टू द फॉर द कंपनीज डेट, कंपनी के डेट के लिए मेंबर कितनी बाउंड्री तक, कितनी सीमा तक क्या है, लाइबल रहने वाले। क्लियर है? समझ में आया? ओके, डिफाइन द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर, कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मींस कि इन फ्यूचर में कितना पैसा देना है, राइट। पैसा कब होगा, या तो जब कंपनी को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या कंपनी बंद हो रही है, बंद होना दैट मीन्स बाउंड अप होना, इस केस में कंपनी पैसा मंगवाती है। ठीक है, और तीसरा चलो एक और ले लेते हैं, जब कंपनी को लॉस होता है। ठीक है, लॉस हम यही कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, टाइप ऑफ लायबिलिटी मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो दैट्स द रीजन मैं अब इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लिमिटेड बाय द शेयर, देखो मैंने यहाँ पे वैसे वैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया, बट फिर भी मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि 10 रुपए में से मैंने कहा कि मैंने 7 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं। अब 7 रुपए का हिसाब किताब लगाए तो यहाँ पे 7,000 मैंने दे दिए, तो बाकी बचे कितने हैं, 3। तो ये होते हैं लिमिटेड बाय शेयर, की मैं केवल शेयर जितने मेरे रहते हैं देने, जितने शेयर के ऊपर पैसे देने रहते हैं वो पैसे मैं वापिस दे दूंगी। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मैंने गारंटी की है कि हाँ जी जब कंपनी बंद होगी ना, कंपनी टेंशन ना लेना, 2 लाख रुपए में तुम्हें हेल्प करूंगी। कहते ठीक है,
किसी दूसरे ने कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए हेल्प करूंगा जब कंपनी बंद होगी। तो जब लिक्विडेशन होता है ना, मींस की जब कंपनी बंद होती है ना, जो लिक्विडेटर होता है वो उन व्यक्तियों को बुलाएगा और जिन्होंने गारंटी दी है कि हाँ जी तुमने गारंटी दी थी 2 लाख की, लाओ 2 लाख रुपए, तुमने गारंटी दी थी 5 लाख की, लाओ 5 लाख रुपए। तो ये होता है लिमिटेड बाय द गारंटी। कि जब कंपनी लिक्विडेशन में आती है तो क्या करते हैं, कुछ एक मेंबर एग्री हो जाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट, जो कि हाँ जी हम आपको पे करेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड का तो कोई दायरा नहीं है, आप हमेशा तैयार रहिएगा, साइरन कभी किसी भी टाइम बज सकता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी आपको ही पे करनी है। इवन आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होने का ये फायदा है कि मेंबर्स को पता होता है कि हाँ जी मेरे को केवल 10,000 ही देने हैं, जिससे कि उनका इन फ्यूचर में जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिक्योर रहती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करती, जिसके कारण जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है। इस वजह से जो लाइबिलिटी क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा फर्म में रेज करने वाली है, उनको डिस्कस किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने कहा, अब आपने एक +1 +2 में पढ़ा होगा कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ना। अकाउंटिंग के अंदर ये बोला जाता है कि जो हमारी कंपनी है हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, किसी को नहीं पता कब खत्म होगी, है ना। तो इस दौरान कंटिन्यूस है, और इस लाइफ टाइम कंपनी को कितना पैसा चाहिए उसको रन करने के लिए, टोटल जो अमाउंट है वो कितनी चाहिए कंपनी को, ठीक है, वो यहाँ पे डिसाइड की जाती है कैपिटल क्लोज में। मैंने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, समझ में आया? समझ में आया, तो चलो ठीक है। क्या मुझे एकदम से 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इसे कहते हैं कि जो हमारी टोटल कैपिटल होती है ना, जो हमने इसको कॉर्पोरेट अकाउंट में भी किया था कि जो आपकी ऑथराइज कैपिटल होती है ना, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है कि पूरे लाइफ टाइम दौरान मेरे को इतना पैसा चाहिए। कहते हैं अच्छा, धीरे धीरे करके लोगों को क्या करने वाली है कंपनी, इशू करने वाली। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को फर्स्ट टाइम क्या चाहिए थे, 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने 5 लाख के शेयर इशू कर दिए। ठीक है, 5 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने कहा कि मेरा एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो मैंने क्या किया, 50,000 शेयर इशू कर दिए। कहते अच्छा, अब जरूरी थोड़ी ना कंपनी के जितने शेयर कंपनी चाह रही है उतना पैसा रेज आसानी से हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कम हो, 45,000 लोग शेयर सब्सक्राइब हो, या ऐसा हो सकता है कि भाई 55,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब हो जाए। तो जो सब्सक्राइब होंगे उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, देन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, फिर कंपनी जैसे 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 कंपनी को और रिक्वायरमेंट होती रहेगी वैसे वैसे मंगवाती रहेगी, पैसे को मंगवाती रहेगी। तो यहाँ पे 3 स्टेप आ चुके हैं बच्चों। जो सबसे पहला मेन क्या है कि कंपनी के अंदर एक ऑथराइज्ड कैपिटल का स्टेप होता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, जो कंपनी ने शेयर को इशू किया है लोगों के लिए, और इशू किए हुए शेयर में से लोग क्या करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो चलो यही प्रोसेस है। देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज द बाय द इशूइंग द शेयर। इट्स इंश्योर द लीगल क्लैरिटी रिगार्डिंग द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, की कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या रहने वाला है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहने वाली है, ऑथराइज, जैसे मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये आपकी टाइप्स मैंने बता दी है, ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब होती है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कॉल किया कि हाँ जी पैसे ले आओ, अब मुझे जरूरत है। कंपनी ने मंगवाए थे कितने, मान लीजिए 40,000 रुपए, 40,000 शेयर के ऊपर पैसे मंगाए थे, मीन की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लाख रुपए भी मंगवाए हैं। बट मैंने अभी हमारे एग्जाम्पल में कितने इशू किए थे कितने, 50,000। लोगों ने सब्सक्राइब किए थे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 45,000, पर कंपनी को अभी फिलहाल 4 लाख की जरूरत है, 4,50,000 की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कॉल किया, हाँ जी पैसे ले आओ 4 लाख रुपए तुम सारे के सारे मिलकर। बट कुछ ऐसे भी होंगे भाई, ये कहेंगे कि हाँ जी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, है ना। तो जो एक्चुअल में कंपनी को मिलता है उसे बोलते हैं पेड अप, मींस की एक्चुअल पेड बाय द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिए एक्चुअल में, उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है,
रिस्ट्रिक्शंस ऑन द शेयर्स कैपिटल बियॉन्ड द लिमिट, ओके। अब देखो मेमोरेंडम में लिख दिया कि मेरे को 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा अब कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। मिक्स मींस कि मैक्स टू मैक्स वो कितना इशू कर सकती है, 50 लाख शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि 50 लाख शेयर है इंटू 10, टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 करोड़, राइट। हो गया नहीं हो गया। अब ये बोला गया है कि आप 50 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस की गई है, रेज द कैपिटल बियॉन्ड द लिमिट। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो कैपिटल को तो आपको अल्टरेशन वाला पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, चेंजिंग वाला पॉइंट हम आगे पढ़े। समझ में आया। नेक्स्ट जाता है एसोसिएशंस। ये आई होप सबको समझ में आ गया कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एसोसिएशंस और द सब्सक्रिप्शन क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर जो मेंबर हैं, भाई प्रमोटर वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी बनने से पहले, ये बनने की डेट है 1/4/25 बनने की डेट है, और जो यहाँ पर प्रमोटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कम से कम, मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मुझे कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। 7 मेंबर कम से कम चाहिए, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल चाहिए। मेरे को 2 डायरेक्टर चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए। मेरे को MOA AO चाहिए, मुझे कहते हैं बिल्कुल चाहिए। मीन्स की जो भी मेंबर्स है कंपनी के अंदर उनकी कंसेंट लेना कि हाँ जी हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तुम लोग हमारे साथ साथ देने के लिए एग्री हो। ये सभी चीज मीन्स कि जो सबसे इनिशियल जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो एग्री होने चाहिए कि हाँ जी कंपनी बन रही है, बिकम इट्स अ फर्स्ट मेंबर, कि वो एज अ पहले मेंबर है। अगर उनसे ही सलाह नहीं ली, उनसे ही सहमति नहीं ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स अ रीजन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल मेंबर्स है उनसे क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी, एग्रीमेंट को हाँ करवाना पड़ेगा। तो डिफाइन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, हमें जो प्रमोटर है उसे फर्स्ट मेंबर डिफाइन करना पड़ेगा। जो फाउंडर है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर, जो कि साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे ऊपर, एग्री टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए बिल्कुल एग्री है, ठीक है, और वो शेयर्स को भी ले सकता है, ठीक है। और मेंबर्स की संख्या डिपेंड करती है बेटे कि आपकी कंपनी कैसी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, 1 पर्सन है, ये मैं डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइबर मस्ट बी साइन। सब्सक्राइबर को जरूरी, जितने भी मेंबर है ना कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में, उन सबको जरूरी है कि वो साइन करे, अपना नाम, अपनी एड्रेस, अपने ऑक्यूपेशन, किस पॉइंट पे वो अपॉइंट हुए हैं, कितने शेयर उन्होंने लिए हुए हैं, तो ये सभी चीजें उनको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो सब्सक्रिप्शंस का जो कमिटमेंट होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, इररिवोकेबल होने वाला है। रेवोकेबल का मतलब क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, उसे बोला जाता है रेवोकेबल। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कैंसिल ही नहीं कर सकते उसे बोला जाता है इररेवोकेबल। तो कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कि सब्सक्राइबर जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ विड्रॉ कर सकते हैं, बट आफ्टर द सेलिंग जो भी जितने उसने शेयर अपने नाम है या फिर उसने अपने शेयर होल्ड किए हैं, उसको सेल करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद वो मेंबरशिप को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, बट उससे पहले नहीं छोड़ सकता। एंश्योर द लीगल वैलिडिटी एंड द कॉम्प्लायंसेस। देखो ये फॉर्मेलिटीज तो आपको सारी जगह करनी पड़ेगी, कि जो रूल रेगुलेशंस है ये तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर द कंपनी एक्ट वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप ये जो कंपनी के अंदर जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये क्लॉजेस डिस्कस किए, 6 क्लॉजेस थे, इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, समझ में आ गया होगा। सो अब हम करने वाले हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि अल्टरेशन कैसे होगा उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इतना समझने के बाद तो ये समझ में आ गया होगा कि मेमोरेंडम क्या होता है, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है। अब जो जरूरी थी, कई बार जरूरी थोड़ी ना है कि हमने जो चीजें हमने लिख दी है वो लिख दी है, उसके अंदर चेंज ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना डेली प्लान फिक्स करते होंगे, या फिर मैं कहूँगी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जिन बच्चों ने अभी लास्ट ईयर एडमिशन लिया था या फिर लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, नॉर्मल कोर्स में थे, उनको ये ऑफर दिया गया है कि अगर आप अपनी
कोर्सेज जैसे कि बीकॉम है, बीबीए है, एमकॉम है, एमबीए है, ठीक है। बीकॉम वालों का एग्जांपल लेती हूँ। बीकॉम में अगर एडमिशन लिया तो आप इसको 3 साल की बजाय आप इसको 4 ईयर का कोर्स में एनरोल कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपने पहले जो डिसाइड किया था उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपका ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, बट चेंजेस लाने के लिए आपको प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिना प्रोसीजर तो कुछ नहीं होता। बट इसलिए इसमें ना जब बात की जाएगी ना आर्टिकल को चेंज करने में, उसको अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ ना तो आर्टिकल थोड़ा सिंपल पड़ेगा, है ना। आर्टिकल थोड़ा सिंपल प्रोसेस के साथ होगा, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत ज्यादा आपको प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा चीजों की परमिशन किसी की लेनी है, जैसे ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, इवन सभी मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जो अल्टरेशन मींस की चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, डिफिकल्ट टास्क है। तो चलो उसको करते हैं। हमने मीनिंग इसको डिस्कस कर लिया। अभी हमने इसकी जो कंटेंट था, इवन सब्जेक्ट मैटर था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये करके जाना है। अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है अल्टरेशन की। सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग लिखना है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या। भाई ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मैं क्या, हाँ जी होता है। ये क्या बताता है, ये कंपनी बनी थी उस टाइम कंपनी में क्या क्या चीजें होने वाली है, मींस की क्या कुछ हमारी जो क्या है ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, बाउंड्री है, जो आपकी जितना भी दायरा है, ठीक है। कहने का मतलब कंपनी का जो दायरा है, जो आपकी एरिया है, बाउंड्री वॉल है, वो एक्सप्लेन करता था, राइट। अगर कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान अगर उसको किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई, नीड टू मॉडिफाई इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट टू चेंज इन द बिजनेस नीड। हमें मान लीजिए बिजनेस की नीड जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको चेंज करना है, या मुझे अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना है, या मुझे कुछ रेगुलेशन के अंदर चेंजेस लेके आने, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अल्टरेशन कहेंगे। मींस की जो पहले था उसके अंदर, पहले मान लीजिए इतना ही एरिया था, मैं मेरे एरिया को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, या मेरे एरिया को छोटा सा करना चाह रहा हूँ, ये इसे बोलते हैं अल्टरेशन। मींस की पहले जो था उसके अंदर चेंजेस लेके, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीगल प्रोविजंस मानने पड़ेंगे अल्टरेशन के लिए। गवर्नमेंट लॉज होते हैं, कंपनी एक्ट 2013, और आपको साथ ही साथ आपके जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए हैं, शेयर होल्डर्स हो गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो गई हैं, ट्रिब्यूनल हो गए हैं, इनसे भी अप्रूवल लेनी जरूरी है। अप्रूवल इन द सेंस इनसे भी क्या लेनी पड़ेगी, हाँ हाँ हाँ, कहने का मतलब इनसे हामी लेनी पड़ेगी कि हाँ जी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपका जो एनसीएलटी है इससे अप्रूवल लेने का कॉन्सेप्ट है तो आप उससे भी लें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अल्टरेशंस आपकी क्या होती है, नेम क्लॉसेस के अंदर, मींस कि आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हो, भाई जो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाह रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाह रहे हो, आपकी लायबिलिटी चेंज करना चाह रहे हो, फिर आपकी कैपिटल चेंज करना है। अब आप एक बात मुझे बताना, तो बाकी सभी चीजों में हेल्प होने वाली उस चीज के लिए। अब मैंने कहा कि आपने बीकॉम के अंदर सिंपल एडमिशन लिया हुआ था, ठीक है, आपने 3 साल के कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था। अब आप क्या चाह रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स में जा रहे हो, बीएड जो बीकॉम का होता है ना, कि आप अदर सब्जेक्ट, इवन सब्जेक्ट्स के में भी ऑप्शनल आ चुके हैं कि आप कोई भी आपका ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, आप या कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। तो पहले मान लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट अलग थे। मान लीजिए आपके पास साइकोलॉजी थी, दूसरा आपके पास इंडस्ट्रियल लॉ था, तीसरा आपके पास क्या था कि आपके पास स्टॉक मार्केट था। आपने कहा कि भाई मेरे से साइकोलॉजी नहीं चलेगी, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो चेंज किया आपने, कोई मतलब अदर लिया, ह्यूमन एथिक का ले लिया सब्जेक्ट, ठीक है, एथिक का ई, ठीक है। समझ पा रहे हो, मींस कि अब देखो जो पहले डॉक्यूमेंट में ये 3 चीजें मेंशन थी, अब जैसे ही आपने इसको अल्टर करवाया तो इसको कट करके आपको ये नई लेके आनी पड़ेगी 3 इयर्स के अंदर, कि मैंने क्या किया, इंडस्ट्रियल लॉ था, मैंने स्टॉक मार्केट लिया और ह्यूमैनिटी एथिक्स लिया। तो आपको ये अल्टर करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाने, और इस अल्टर को आपको सबमिट भी करवाना पड़ेगा, नहीं प्रिंसिपल ऑफिस में, या फिर मैं कहूँ कि जहाँ भी आपका मेन क्लर्क रूम है वहां पे सबमिट करवाना पड़ेगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्टरेशन करवाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टरेशन की भी पहले प्रोसेस होती है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से कि हाँ जी हम कर सकते हैं, वो कहेंगे हाँ जी कर सकते हो। तो आपके पास क्या होने पड़े, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कहते हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। देन जैसे ही ये फॉर्म फिल करने के बाद क्या लगती है, स्टैंप लगती है यूनिवर्सिटी की। आप जो मेन अथॉरिटी उसके साइन होते हैं, अगर उनसे साइन और स्टैंप मिल जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट जाके ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा। ये अल्टर्ड कि अब मेरे पहले ये थे, अब मेरे ये हो चुके हैं, अब मैं इसका पेपर दूंगा, इसका नहीं दूंगा। इसी तरीके से कंपनी में भी होता है कि पहले जो सिचुएशन थी, जो अब होने वाली है, उन सबका ब्यौरा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास देना पड़ेगा। समझे इस चीज को? चलो, अल्ट्रेशन के अंदर हम ये 5 ही क्लॉजेस पढ़ेंगे। वैसे हमने 6 क्लॉज पढ़े थे पीछे, एसोसिएशन का भी पढ़ा था, बट यहाँ पे उसमें कोई चेंजेस नहीं आते क्योंकि उसमें तो परमिशन ही लेनी होती थी, है ना। अब यहाँ पे अल्ट्रेशन क्या जा रहा है, आप अपने नाम को बदलना चाह रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? नाम के अंदर चेंजेस आना तभी होगा या तो आप अपने जो ब्रांड है उसको दोबारा से नई फीचर दे रहे हो, नई आकार दे रहे हो, नया डिजाइन दे रहे हो, रीब्रांडिंग किया जिसे हम कहेंगे, या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर लेके जा रहे हो, तब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मर्जर का मतलब क्या है कि एक कंपनी थी ए, दूसरी कंपनी है बी, ए एंड बी इकट्ठा होकर नई कंपनी बन रही है, तो होता है। एक्विजिशन का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने बी को क्या कर लिया, बी कंपनी ने ए को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब सारा का सारा कंट्रोल किसका है, बी कंपनी का के ऊपर। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपको अपनी कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा। अब ए कंपनी तो एग्जिस्टेंस में रही नहीं, अब बी कंपनी रहेगी एग्जिस्टेंस में, तो बी लिमिटेड ही कहलाई जाएगी। समझ पा रहे हैं? नेम कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर कंपनी, ऐसा है कि दूसरी कंपनी के साथ आपका नेम के अकॉर्डिंग, इसकी उसका नाम और आपकी कंपनी का नाम दोनों का सिमिलर सा था, तो आपने उसके रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आपके नाम को बदलना पड़ेगा। या फिर कोई मिस्टेक हो गई है आपसे ही, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। समझ में आया? अब बदलने की प्रोसेस क्या होने वाली है वो देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हाँ जी बोर्ड की मीटिंग होगी। उसके अंदर ये बोला जाएगा कि मेन के जो मेन टॉप मैनेजर्स होने वाले हैं ना, मान लीजिए ये देखो ये टॉप मैनेजर है, ये आपके टॉप मैनेजर्स है। इन्होंने डिस्कशन किया कि हाँ जी बोर्ड मीटिंग सेट करेंगे। कहते हैं भाई 5 तारीख को सेट करेंगे। कहते ठीक है 5 तारीख को सारे के सारे आएंगे। ये था बेटे बोर्ड रेजोल्यूशन। इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने रिकमेंडिंग की कि हाँ जी नाम चेंज करेंगे। कहते हाँ जी चलो ठीक है नाम चेंज किया। 5 तारीख को ये डिसाइड हुआ है जस्ट ओनली कि नाम चेंज करेंगे। उसके अंदर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि जो मेरे बाकी की कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनसे भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उनसे परमिशन लेने के लिए, इवन उनसे बातचीत करने के लिए हमें जनरल मीटिंग अपॉइंट करनी पड़ेगी। अच्छा ये यहाँ पे डिसाइड होगा कि हाँ जी जनरल मीटिंग कब होगी। कहते 8 तारीख को सेट कर दो, 8 मार्च को, 8 अभी जो आएगी वो उसको हम सेट कर देते हैं। कहते ठीक है 8 मार्च को सबके पास नोटिस भेज दिया जाएगा कि हाँ जी नाम चेंज करने के रिगार्डिंग हम ये चीजें कर रहे हैं, आप सभी इन्वाइटेड है। इसे बोला जाएगा बेटे जनरल मीटिंग हमारी अपॉइंट होगी। और इस मीटिंग के अंदर जो शेयर होल्डर्स होने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वोट करने वाले कि हाँ जी कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर 75% पर्सन एक तरफ है कि हाँ जी कर दो नाम चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं ना कहीं जो पब्लिक को कंफ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट कम जाएगा। 75% कंपनी के इधर साइड है, 25 एक तरफ है, तो क्या होगा आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे किसके ऊपर कि जो आरओसी से या गवर्नमेंट से आपको जो अप्रूवल लेने के लिए आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप जा सकते हैं। अगर 75 से कम, इसे बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है ये छोटी छोटी टर्म मैंने फर्स्ट टाइम में ही बताई थी, फिर भी मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जब 75% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक तरफ होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जनरल रेजोल्यूशन है तो वहां पे होते हैं 50-50%। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए पूरे मेमोरेंडम में ही, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है यहाँ पर मिल गया भाई अप्रूवल, चाह रहे हैं कि 75% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जी चलो कोई दिक्कत नहीं है कर दो, हमें तो क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिसके कारण प्रॉफिट भी कम होगा। ये एक तरफ है, ये 3-4 लोग एक तरफ है। कहते ठीक है गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, मेरे जो मेमोरेंडम है और जो मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनके डॉक्यूमेंट को मैं अपडेट करूंगी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जब हम आगे डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उसकी भी कुछ प्रोसेस ऐसी रहने वाली है, बट वहां पे स्पेशल की जगह है नॉर्मल रेजोल्यूशन हम पास आउट करेंगे।
तो समझ में आया। पहले टॉप मैनेजर जो बड़े बड़े लोग हैं कंपनी के वो इकट्ठा होंगे, उन्होंने डेट डिसाइड की हम कब इकट्ठा होंगे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो हम भी खुश हैं तो हम नीचे वाले जो मेंबर्स हैं उनसे, अगर यहीं से मना हो जाती कि हाँ 3 व्यक्ति एक तरफ है 3 व्यक्ति एक तरफ है कि कह रहे कि चलो देख लो तुम्हें जैसे करना है, ऐसा हुआ तो नहीं होगी भाई चेंजिंग। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, रिकमेंडेशन सबकी एक तरफ होनी चाहिए। समझ में आया, प्रोसेस आई समझ में? कहते बिल्कुल हाँ जी समझ में। एक्सेप्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर तो रेजुलेशन ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। कंपनी कैन नॉट रिमूव द लिमिटेड एंड द प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी चाहे वो आपकी कोई भी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी, उनको नाम में चेंज करना है करो, 10 बार करो, किसी भी तरीके से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बोला गया है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो वो ये नहीं है कि अपने नाम के पीछे से लिमिटेड हटाने के बारे में बात कर रही है। प्राइवेट कंपनी इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हटाने की बात कर रही है। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हटा सकती है, अगर नाम में चेंज हो रहा है तो इसका ये अलाउड नहीं है कि आप अपने नाम के पीछे से ये हटा दो, ये अलाउड ही नहीं है, एक्सेप्शन है, नॉट रिमूव। ठीक है। सेक्शन 8 हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनको तो यही नहीं है कि हाँ जी लगाना है नहीं लगाना। इन्फोसिस का फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, टाटा के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। ठीक है। देन हमारा नाम क्या हो जाएगा? चेंज होके आ जाएगा, है ना। चेंज इट्स नेम, द रजिस्टर्ड शैल बी एंटर्ड द न्यू नेम। हमारे जो रजिस्टर में क्या होने वाला है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वहां पे हमने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट कि हाँ जी हमारी कंपनी का नाम ना XY, पहले ए था, ए लिमिटेड था, अब बी लिमिटेड है, हम दोनों ने एक साथ मिलकर सी लिमिटेड बनाई है। अब सी लिमिटेड के नाम से कोई काम होने वाला है, जो भी कॉन्टेक्ट करेंगे सी से करेंगे। कंपनी ने हाँ कर दिया, अब तो नया सर्टिफिकेट इसी के नाम से इशू होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसी के नाम से होगा। ठीक है। और इसी के नाम से आगे फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग नेचर का मतलब क्या है कि चेंज इट्स नेचर, द रजिस्टर्ड शैल बी एंटर्ड द न्यू नेम in the register of the company and issue of fresh certificate of the incorporation with the necessary alter। जितनी भी चीजें अल्टर होनी थी वो करने के बाद आपका नया नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू कर दे। ये था बच्चों नेम क्लॉजेस के अंदर, रीजन पता होना चाहिए क्यों होना है। ठीक है। फिर उसकी प्रोसेस, देन उसके बाद एक एग्जांपल क्या इफेक्ट में आने वाला है वो चीजें बता। अब कई बार क्या होते हैं कि हमें अपना जो प्लेस था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा क्या था, दूरी के अंदर मैं यहाँ पे अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रही थी, पंजाब के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ नहीं ऑपरेट करना चाह रही, मैं अब कहाँ आना चाह रही हूँ, मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हरियाणा के अंदर आना चाह रही हूँ। ठीक है। हरियाणा के अंदर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल करनाल ले लीजिए। ठीक है। अब मैंने कहा कि जब मेरा जो बिजनेस है पंजाब के अंदर, मैं पहले यहाँ ऑपरेट कर रही थी, अब मेरा बिजनेस में यहाँ ऑपरेट नहीं कर रही, मैंने मेरी लोकेशन ही चेंज कर दी। भाई जब आप लोकेशन अल्टर करते हो इन द रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर कि मेरा पहले यहाँ था, अगर क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्यों जरूरी था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आना है तो उसी प्लेस पे आएगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे यूनिवर्सिटीज की जो DMCs आती है, या फिर आपका आधार कार्ड बन के आता है, या कोई आपकी बैंक की कॉपी है आते, तो आप उसमें एडमिशन अपना वो देते हो, अपना देते हो या नहीं देते हो? देते हो ना कि हाँ जी मेरा एड्रेस ये है, इस एड्रेस पे ये पोस्ट कर देना। अगर मैंने मेरा एड्रेस चेंज किया तो क्या मैं उनको इंटीमेशन नहीं दूंगी कि भाई मेरी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन देना आप यहाँ देना? यस या नो? यस। तो यहाँ पे यही सी बारे में बात की जा रही है कि अगर मेरी जो अल्ट्रेशन है सेम सिटी के अंदर हो रही है, मान लीजिए दूरी के अंदर, मतलब मान लीजिए मैं इस वाले डिपार्टमेंट मतलब इस वाले एरिया में थी, मैंने चेंज करके थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर करके मेरी जो कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वहां कर दिया। टाउन और विलेज मींस की विद इन सेम सिटी के अंदर ही किया। फिर आ जाते हैं सेम स्टेट के अंदर। सेम स्टेट का मतलब कि मैंने पंजाब के अंदर ही, पहले मैं दूरी में थी, मैं पटियाला आ गई हूँ, संगरूर आ गई हूँ, ठीक है, लुधियाना आ गई हूँ, जहां मेरा मन कर रहा है मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है। बट सेम स्टेट है। दूसरा जाता है कि जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर किया पंजाब से सीधा मैं कहाँ गई, हरियाणा में। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप है, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं होता, बट यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ेगा कि विद इन सेम सिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देखो विद इन द सेम सिटी टाउन एंड विलेज आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग, सेम प्रोसेस है बच्चे, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है। कंसीव करनी पड़ेगी बोर्ड मीटिंग को, और उसके अंदर एक रेजुलेशन अप्रूवल होने वाली है कि हाँ जी हम रजिस्टर ऑफिस को क्या कर दे, चेंज कर दे विद इन द लोकल लिमिट के अंदर। कहते कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म INC 22 फिल करना पड़ेगा।
और इसको फॉर्म फिल करने के बाद ये सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी हमारा पास होता है उसके साथ। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि मैंने 5 तारीख को मीटिंग सेट की, बोर्ड मीटिंग हुई, वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हाँ जी मेरा जो लोकेशन है हम चेंज करना चाह रहे, कहते कोई दिक्कत नहीं। 5 तारीख के बाद 15 दिन के अंदर अंदर में इसकी 20 तारीख तक आपको आरओसी के पास ये जो रेजोल्यूशन है, जो चेंजिंग एरिया का डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। मैम कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, अभी यहाँ तक तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं भाई। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, ये रेजोल्यूशन की कॉपी होगी या नहीं कॉपी होगी, नए जो रजिस्ट्रार जो नया जो प्लेस होने वाला है उसकी लोकेशन, उसकी एरिया वो होगा नहीं होगा, उसकी बिलिंग, उसके इनवॉइस की आपने वहां स्टार्टअप करना है, ये सभी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, प्रूफ ऑफ द न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस कि कहाँ आने वाले हैं, कहाँ आपकी बिलिंग, कहाँ आपकी लीज एग्रीमेंट होने वाले हैं। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन ना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अदर शेयर होल्डर्स है, उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो नहीं हो सकता। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसका भी, अगर कई बार क्या होता है आप वहां पर नो ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको वहां पे सबमिट करना पड़ता है। विद इन अ सेम सिटी जस्ट ओनली बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर जैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, कि मतलब है तो स्टेट एक ही बट मेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। अब मैंने कहा कि मैंने दूरी से क्या कर लिया है, मैंने संगरूर के अंदर मैंने दूरी से, या फिर पटियाला के अंदर मैंने दूरी से, या फिर मैं कहीं कहूँ बठिंडा के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपने अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर रही हूँ, सॉरी कंपनी को मैं क्या कर लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देनी पड़ेगी, और बोर्ड मीटिंग के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अपॉइंट करने के लिए बुलाना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसकी एकदम से जब भी कोई भी मीटिंग बुलाई जाती है ना, उससे बोला जाता है। अब ऐसे मीटिंग का ड्यूरेशन सेट होता है, हर 6 महीने में हमारी मीटिंग होती है, बट विद इन द, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है अप्रैल है, और यहाँ पे क्या है अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, इस अक्टूबर में मीटिंग होनी थी, बट मेरे को अभी ये इंटीमेशन आया, मतलब हम मार्च में ही, मार्च तो यहाँ अप्रैल है, मैंने सोचा चलो जून में हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे प्लेसेस को चेंज करने के बारे में, तो एकदम से जो मीटिंग बुलाई जाती है, दैट्स अ पॉइंट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, वही केस कि हम मेंबर्स को बुलाएंगे, सभी की अप्रूवल लेंगे, ये वाला केस। टॉप मैनेजर की मीटिंग होगी, देन उसके बाद हम मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे, मेंबर से डिसीजन, मेंबर से वोटिंग लेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया समझ में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ेगा। अच्छा, सबने सहमति देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खुश है, शेयर होल्डर भी खुश है, हाँ जी कर लो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा INC 22 एंड MGT 14। MGT की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट, एक शॉर्टकट फॉर्म यूज की गई है, मैनेजमेंट ही है, ठीक है। जो MGT जो मैनेजमेंट 14 जो फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्म है, वो क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास आउट जो किया है वो आपको ROC के पास डिपॉजिट करवाना है। बट INC वही सेम एज इट इज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास आउट किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन, डिसीजन जिस दिन लिया है। ये जो स्लाइड मैंने आपको समझाई थी ना, ये इसलिए मैंने समझाई थी कि आपको आने वाले टाइम में समझ में आए। समझ में आ रहा है, समझाया था अभी, ओके जी। तो चलो नेक्स्ट जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट किया है उसकी कॉपी, आपने जनरल मीटिंग अटेंड करवाई है उसकी कॉपी, आपका जो नया ऑफिस है उसकी कॉपी, और आपका अगर कोई नो ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी सबमिट करवाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। सिंपल सिंपल प्रोसेस है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ जी मीटिंग कब होगी, वो मीटिंग का टाइम होगा, वो क्या करने वाले हैं, सारे के सारे एग्री करने वाले हैं कि हाँ जी कर दो, चेंज कर दो। फिर वो क्या करने वाले हैं, अगर
उनको मेंबर्स को बुलाना है तो उनका भी डेट क्या है, टाइम सेट होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ मीटिंग 5 तारीख को हुई तो 8 तारीख को हम जनरल मीटिंग को अपॉइंट करेंगे। जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगी, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करने वाले हैं, आपके स्पेशल रेजोल्यूशंस को वो पास आउट करेंगे। समझ में आया? अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। कहते स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया पास आउट, 75% एक तरफ है और 25% एक तरफ है, फिर हम क्या करने वाले हैं, आरओसी की अप्रूवल लेंगे। आरओसी की अप्रूवल मिल जाती है तो फिर हम फाइनली डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट सारे होने वाले कि हमने बोर्ड ऑफ मीटिंग भी सेट किया, अग्रीमेंट भी पास हुआ, जनरल मीटिंग अपॉइंट की, स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट हुआ, सभी 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 के सभी हम सबमिट करेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ स्टेट टू स्टेट, मींस कि पंजाब से मैं हरियाणा के अंदर आ रही हूँ, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, सेम एज इट इज बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, हम क्या करने वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने वाली है जिसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। एमजीटी 14 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर अंदर ये क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको पास करके आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर्स, ये अलग है यहाँ पर, क्यों सुनो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका रीजन ही चेंज हो रहा है। बेटे आप पंजाब से कहाँ जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, तो इनका रीजन ही चेंज हो गया, तो आपको रीजनली डायरेक्टर से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए फॉर्म नंबर 23 की जरूरत होगी, जरूरी है अप्रूवल फॉर द चेंजेस। ठीक है, पब्लिश अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आपको नोटिस सबमिट करना पड़ेगा, क्यों क्यों? अब देखो चीजें बिल्कुल ही आपसे अलग होती जा रही है। आप पंजाब से आप हरियाणा में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर होंगे इस टाइम, अब आप हरियाणा में जा रहे हो तो वहां पे शिफ्टिंग करने में क्या पता शेयर होल्डर मना कर दे, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, सबको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी A to Z। ठीक है, आप अपने जो एक तो इंग्लिश में आपको नोटिस देना पड़ेगा और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वहां पे मोस्ट ऑफ पंजाबी बोली जाती है ना, तो क्या होने वाला है, पंजाबी लैंग्वेज जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, रीजनल जो डायरेक्टर्स है उससे ऑर्डर आएगा, नो ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ, ये ऑर्डर कंफर्म हो गया कि हाँ जी आप चेंज कर सकते हो, देन फाइनली हम क्या करने वाले, एनआईसी 28 एनआईसी 22 सबमिट करेंगे। 30 दिन का होगा ये टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, फर्क नजर आया, पहले टाइम में क्या था, मैंने क्या किया, एनआईसी 22 ही सबमिट किया था, दूसरे में क्या था, एमजीटी 14 और आईएनसी 22 सबमिट किया था। ये 30 दिन के अंदर, ये 15 दिन के अंदर, ये भी इस टाइम 15 दिन के अंदर। जैसे ही आपकी लोकेलिटी चेंज हो गई, मींस पूरा रीजनल एरिया चेंज हो गया, तो आपको रीजनल डायरेक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए आईएनसी 23 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और साथ ही जब अप्रूवल मिल जाएगी तो आईएनसी 28 आईएनसी 22 ये फॉर्म है, जस्ट फॉर्म के नाम है। ठीक है, ये यूज कम होंगे, अलग अलग एरिया पे टाइम पे यूज हो रहे हैं, इन सब के लिए क्या है 30 डेज का ड्यूरेशन रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, डॉक्यूमेंट एज इट इज, जितने भी आपने काम किए उन सबके डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। उम्मीद करेंगे ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि अल्टरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास क्या होगा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे अल्टरेशन करनी है आपके ऑब्जेक्ट क्लास में। ओ माय गॉड, आपका ऑब्जेक्ट क्लास कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था आप उसके अंदर चेंजेस लेके आना चाह रहे हो। सबसे मुश्किल वाला टास्क यही है कि ऑब्जेक्टिव में चेंजेस लाने के लिए सबसे मतलब परमिशन बहुत कम दी जाती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि हाँ कंपनी की जितनी भी आगे आने वाली जिसमें एक्सटेंड करना चाह रही है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, इकोनॉमिकली है, किसी भी तरह को किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं कर रही किसी चीज को, तो वो आपको परमिशन मिल जाएगी, अदरवाइज परमिशन मिलनी बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे रीजन आपको सबसे पहले देखना होगा, इस अंडर सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन किया गया है कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अल्टर्ड होगा तभी, ओनली, सबसे पहले कि आप अपनी मार्केट को क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। दूसरा, आप क्या करना चाह रहे हो, एक्सपेंड इन द सेंस कि आप एनलार्ज करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, अपने एरिया से आप बड़े एरिया पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, आपने इंडस्ट्री को क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसकी फैलाव करना चाह रहे हो। आप अभी फिलहाल अपने मार्केट में ही क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे प्रोडक्ट को, अब आप सोच रहे हो कि हम दूसरी मार्केट में भी सेल करें अपने प्रोडक्ट को, तो जिसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन।
ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपके पास चेंजिंग द कोर बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपकी जो मेन, मैंने जैसे पीछे एग्जांपल दिया था, आईटी सर्विस मेरे को देनी है, ठीक है, मुझे आईटी सर्विस देनी है और मैं चाह रही हूँ कि अब आईटी सर्विस को बंद करके मैं रेस्टोरेंट का काम करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। अब इस काम को मेरे को ऑपरेट करना है तो सबसे पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी कि जो आपका कोर बिजनेस की एक्टिविटीज है वो मैं क्या करना चाह रही हूँ, चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर रीजन ये हुए तो आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत होगी, ठीक है। प्रोसेस क्या रहने वाली है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास आउट करना है, ये रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, फिर वही जर्नल मीटिंग अपॉइंट अरेंज की जाएगी और उसमें शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उन सबकी परमिशन ली जाएगी, अप्रूवल ली जाएगी विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% पर्सन एक तरफ, 25% एक तरफ, इससे ज्यादा भी हो सकते कभी सोचो, बट हाँ इससे कम नहीं हो सकते। फिर उसके बाद MGT 14 आपको फिल करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा ROC के पास विद इन 30 डेज के अंदर। फिर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपडेट करनी पड़ेगी और उस अपडेशंस को क्या करना पड़ेगा, सभी स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करना होगा, नोटिफाइड करना होगा। क्लियर है? मेन ध्यान से सुनना इस बात को, पब्लिक कंपनी दैट रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक, राइट था उसका PRT, जो कि हमने डिस्कस किया था पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में क्या डिफरेंस है, कि जो पब्लिक कंपनी है उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर इस तरीके का काम हो रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे जरूरी है नीड टू बी पास ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस, एंड अगर उसके ऑब्जेक्टिव से लोगों को पैसे की अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है जैसा भी है उसे वो सेटलमेंट करनी पड़ेगी, रिफंड द मनी इफ दे चेंज देयर ऑब्जेक्टिव क्लॉज सिग्निफिकेंटली। अगर उसके ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है कंपनी का तो उसको सभी के जिससे जिसे जिन्होंने पैसा लिया था ना कंपनी के पास, जिन जिन का भी पैसा उनको वापस करना पड़ेगा, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्लॉज आ गया समझ में। नेक्स्ट जाता है अल्टरेशन इन द लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या है कि कोई चाह रहा है कि भाई मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। समझ में आ गया था जो मैंने पीछे समझाया था कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड है तो उसका मतलब क्या है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आ गया था। अगर कोई मेंबर चाहता है कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड से क्या हो जाए, अनलिमिटेड में आ जाए, या कोई चाहता है कि अनलिमिटेड से लिमिटेड में आ जाए, या फिर कोई चाहता है कि लिमिटेड बाय शेयर से गारंटी में आए या फिर गारंटी से शेयर में जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑल द मेंबर मस्ट बी अप्रूव, सारे के सारे मेंबर जितने भी होंगे अप्रूवल देंगे। रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, इवन ROC की भी अप्रूवल होगी और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की। ये क्यों आया भाई पिक्चर के अंदर, सिंपल सी बात है, देखो लायबिलिटी जब आपकी लिमिटेड होती है ना तो आपको पता होता है कि हाँ जी मेरी लायबिलिटी कितनी बनेगी जब कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी बंद होगी। मैं फाइनेंशियली क्या हूँ, सेफ हूँ, मुझे पता है मुझे कंपनी को 10,000 रुपए देने हैं, ये तो नहीं है कि हाँ जितना लॉस होगा उतनी ही आपको अपने देना पड़ेगा, नहीं ना। तो इसलिए बोला गया है, दैट्स अ रीजन कि सभी के साथ पूरा पूरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, सबसे स्पेशल रेजोल्यूशंस पास आउट करना पड़ेगा, ROC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर किसी कंपनी के जो मेंबर्स है लिमिटेड से अनलिमिटेड में आना चाहते हैं, अनलिमिटेड का मतलब पहले उनको बता देना आप लोगों को, इसकी कंपनी को बताना पड़ेगा कि अनलिमिटेड का मतलब क्या है, कि इनकेस कंपनी में नुकसान हो गया ना, मान लो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तुम लोगों को वैसे नॉर्मली देने थे 10-10 हजार रुपए, है 4 मेंबर, 10-10 हजार रुपए तुम लोगों को देने थे। अगर 1 लाख का नुकसान होगा 10 नहीं देने तुम्हें, 25-25 देने पड़ेंगे, मतलब कि तुम्हारी जो पर्सनल एसेट्स है ना, पर्सनल जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी कंपनी के डेट को पे ऑफ करने के लिए। ध्यान रखना इस बात को, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट जाता है कि अल्टरेशन इन द कैपिटल। कैपिटल में अल्टरेशन का मतलब क्या है? कैपिटल में अल्टरेशन का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू नीड उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बिजनेस ना बहुत बढ़िया रन कर रहा है, अभी फिलहाल मैंने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, जैसे मुझे 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, टोटल कैपिटल वैल्यू जिसे हमने कैपिटल क्लॉज के अंदर डिस्कस किया था, जहां पर हमने कैपिटल को डिसाइड किया था कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, जिसे हमने ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोला था। ये देखो
ये समझा था यहाँ पे, याद है? नहीं याद तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वो सभी पूरे जैसे सीरीज चल रही है ना उसको पूरा देखें। ये ऑथराइज कैपिटल समझाया था, ठीक है। अब मेरा जो बिजनेस है ना, पहले मैं स्टेट में करी थी, मैं सोच रही हूँ नेशनल लेवल पे जाऊं, ठीक है, मैं दूसरे देशों के साथ भी डीलिंग करूं, मैं किसी अदर काफी सारी कंट्रीज के साथ डीलिंग करूं, तो मेरे को कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या कर दूंगी, इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई मैं मेरे ही स्टेट के अंदर काम बढ़िया ढंग से नहीं चल रहा यार, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लोगों की डिमांड ही नहीं आ रही इन चीजों की, तो मैं क्या करूंगी, मेरी कैपिटल को कम कर दूं। क्यों? क्योंकि बेफालतू का एक बर्डन ही है, एक्स्ट्रा का बर्डन है या नहीं है? यस। या फिर मैं रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरे शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, मैं उसकी 10 रुपए ना रख के ना मैं उसकी 100 रुपए करना चाह रही हूँ। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 लाख रुपए अरेंज करने थे, अगर मेरे पास बेटे 10 का शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, कोई मुझे बता सकता है? मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 50,000 आ जाएंगे। अब अमाउंट वही सेम है, मुझे 5 लाख रुपए ही अरेंज करने हैं, बट अब शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 100 रुपए हो गया। अब मेरे को कितना करना पड़ेगा, 5,000 शेयर ही मैं मैक्सिमम इशू कर सकती हूँ। क्लियर आया समझ में? कहते बिल्कुल आ गया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आपकी टोटल कैपिटल तो एज इट इज रहेगी, बट आपका जो स्ट्रक्चर है ना कि कितने की कोई चीज थी वो बड़ा घटा रहेगा, है ना। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप पहले कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये पेन लेने गए मार्केट में, ये पेन आपको क्या था 10 रुपए का मिला, अब इसकी रेट क्या है, गिर गई, तो आप पेन ज्यादा खरीद सकते हैं, है ना। या इसके रेट बढ़ गए हैं, 20 रुपए हो गए तो पेन कम खरीदेंगे। अब देखो जैसे ही मैंने किसी शेयर के रेट बढ़ाए हैं तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए, कम इशू कर सकती हूँ। अगर मैं शेयर की वैल्यू कम कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर मेरे ज्यादा हो जाएंगे। सेम पैटर्न आपका मार्केट में वैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने में लगता है, ठीक है। अब इनकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंक्रीजिंग इन शेयर कैपिटल कब होती है, कि जब आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो, या फिर आपका पर्पस कोई अदर है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो आपकी ऑथराइज कैपिटल थी आपने उसको पूरे तरीके से यूज कर लिया और कंपनी और पैसा चाहती है नए शेयर को इशू करने के लिए, जिसके लिए सेक्शन 61 सबसेक्शन 1A ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे को शेयर की कैपिटल को रेज करना है, ठीक है। ठीक है, ये तभी हो सकता है इफ इट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिटेड सच चेंज। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हाँ जी कैपिटल को चेंज कर सकते हो, सो आप इजिली कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। क्लियर है? क्या प्रोसेस होने वाली है? प्रोसेस आपकी मोस्ट ऑफ सिमिलर रहने वाली है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। बोर्ड मीटिंग के बाद आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट किया जाएगा। कहते हैं हाँ जी। फिर हम क्या करने वाले, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएंगे, फॉर्म SH7 विद इन 30 डेज। देन उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एक्सेशन में अमेंड हो जाएगा। हो गया। इसी तरीके से रिडक्शन में, रिडक्शन क्यों हो जा, क्योंकि जो एक्सेस कैपिटल है उसकी इतनी जरूरत नहीं है, या फिर मेरे को ज्यादा लॉस हो रहा है, या फिर मैं लोगों का जो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो वापस करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर करना चाहती हूँ, ठीक है, अंडर गोइंग सिचुएशंस के दौरान। ठीक है, सेक्शंस इनके अंदर वैसे मैंने आपको मतलब बता दिया, मैं इसको रीड करके बता रही हूँ, इसमें लिखा क्या हुआ है, सब कुछ भी नहीं है जितना तुम सोच रहे थे ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना मुश्किल चैप्टर है, आर्टिकल मुश्किल है, प्रोस्पेक्टस मुश्किल है, नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, NCLT की परमिशन ले ली होगी, पिटीशन फाइल का आउट करना पड़ेगा। पिटीशन होता है प्रार्थना पत्र देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। पब्लिक नोटिस देना होगा, NCLT की जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, देन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपके पहले पास 50 करोड़ रुपए थे, आप उसको रिड्यूस करके 30 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में रखना चाहते हो, कर लो, इट्स ओके। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आप अपनी जो कैपिटल है उसको विदाउट इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग द ओवरऑल अमाउंट, आपकी जो मेन कैपिटल है वो एज इट इज रहेगी। जैसे मेरे एग्जांपल में 5 करोड़ थी, 5 करोड़ ही है, 5 लाख थी तो 5 लाख ही है, बट नंबर ऑफ द शेयर वैल्यू की, एक शेयर की वैल्यू 10 है तो मैंने उठा के 1000 100 कर दी, मैंने उठा के 50 कर दी, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे वैल्यू को बच्चे इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे क्या होने वाला है, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होने वाले हैं बच्चों, मेरे नंबर ऑफ शेयर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ द शेयर्स के बारे में बात करें, मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने कन्वर्जन ऑफ द शेयर्स के बारे में बात की जा रही है।
ये पॉइंट ना वैसे ना आपको इन डेप्थ में मिलेंगे, शेयर्स एंड स्टॉक वाला चैप्टर आएगा इसी बुक के अंदर भी, और इवन मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी समझा दिया है, ठीक है। कन्वर्जन से शेयर का मतलब क्या है कि मेरा क्या था, इक्विटी शेयर से, शेयर्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, कि एक तो इक्विटी शेयर होता है, एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर्स को अगर मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर रही हूँ या प्रेफरेंस को मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर मुझे कोई इशू कर रखे थे मैंने शेयर्स, उनको कैंसल आउट करना है, उनकी बजाय मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, तो ये होता है रीस्ट्रक्चरिंग का पॉइंट। समझ में आया कि रीजन देखो रीस्ट्रक्चरिंग के ये हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर वही सेम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, क्लियर है। यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस भी हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है, मीनिंग, पार्ट 2 में कंटेंट एंड देन उसके बाद अल्टरेशंस। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया गया है, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कैसे आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक लिटिल अमाउंट आपसे चार्ज की जा रही है, आप उसको पे करके इसको पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर विजिट करना, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी, आपको देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के बारे में, क्लियर है। ओके जी।